हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड एंड फाइन. सो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय यूट्यूब चैनल. एंड आज की क्लास में हम लोग करेंगे फॉरेक्स मैनेजमेंट को रिवाइज. आई एम वेरी श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं. ठीक है, मे बी मेरे से ही पढ़ा हो और मे बी किसी और टीचर से पढ़ा हो. सो गाइज, ईदर यू आर अ सी ए स्टूडेंट और सी एस स्टूडेंट और सी एम ए स्टूडेंट. अगर आपने पहले ये चैप्टर पढ़ लिया है तो भी मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला. और अगर आपने ये चैप्टर पहले कभी नहीं पढ़ा तो भी आई एम टेलिंग यू कि आपको बहुत मज़ा आएगा और हर चीज़ को मैं बहुत डेप्थ में समझाऊंगा. एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे. एंड आई विल बी ट्राइंग कि मैं इस रिविजन क्लास के अंदर आपके साथ टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूं. ठीक है, जब भी मैं कोई क्वेश्चन डिस्कस करूंगा यू हैव टू बी वेरी सिंसियर. आई नो दैट यू पीपल आर वेरी सिंसियर. और वो क्वेश्चन आप साथ साथ मेरे घर पे अटेम्प्ट करोगे एंड देन वी विल मैच कि आपका आंसर सही था या गलत था. क्लियर है? ओके सर, क्या ये आज ही रिवीजन पूरी हो जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट सर. फॉरेक्स मैनेजमेंट का चैप्टर बहुत लेंदी है, आप सबको मालूम है. और अगर मेरे को सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है तो यस, मैं इसको 1 घंटे में पूरा करा सकता हूँ. बट मैंने पहले ही बोला, ऑब्जेक्टिव कभी भी ये नहीं था कि मैं सिर्फ आपको फॉर्मेलिटी के तौर पे पढ़ाऊँ और फिर मैं ख़त्म कर दूँ. ऑब्जेक्टिव इज़ कि आपको इस क्लास का बेनिफिट हो. ठीक है ना? अगर आपने पहले पढ़ा है और आपके कुछ डाउट्स हैं, आपके कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो उनको मैं ले सकूं. तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग अगर क्लास चलाएंगे तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आई विल बी टेकिंग 3 रिविजन क्लासेस ऑन फॉरेक्स मैनेजमेंट. ठीक है, जिसमें हम लोग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में कवर अप करेंगे, क्वेश्चंस भी लेंगे. और अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कुछ अपने क्वेश्चंस हैं जो शायद मैंने नहीं लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा. मैं अपनी सेकंड रिवीजन के अंदर उसको भी कवर अप करूंगा. क्लियर है? सो इस तरह से हम लोग इस क्लास को चलाएंगे. लाइव चैट ओपन है. अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी ड्यूरिंग द क्लास, अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो भी आप चैट बॉक्स में लिखना. आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी. क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं. अच्छा, क्योंकि मैंने कहा हम लोग जब YouTube पे कोई भी क्लास लेकर आते हैं तो बहुत अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं. कुछ जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, कुछ बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं जिनको इसका कुछ भी नहीं मालूम. तो 10 मिनट का आई विल बी टेकिंग अ ब्रश अप, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड लूँगा एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे. एंड फिर डेफिनेटली आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है. इस पूरे चैप्टर के अंदर रीजनिंग ऑफ दिस चैप्टर को मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको. क्लियर है? चलिए सर, सबसे पहले तो हम लोग ये बात समझ लेते हैं कि ये चैप्टर हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है. कई बच्चों को जो पढ़ाया जाता है ना, वो सिर्फ बस इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ये तुम्हारे पेपर में आता है. गाइस, पेपर में आता है दैट इज ओके, पास होने के लिए ज़रूरी है, दैट इज ओके. बट रियल लाइफ में अगर हम अपनी पढ़ाई को यूज़ नहीं कर पाए तो फिर वो यूजलेस पढ़ाई हो जाती है. तो इसीलिए सिर्फ 50 क्वेश्चन कर लेना, 100 क्वेश्चन कर लेना डजंट मीन कि आप लोगों को चैप्टर्स आते हैं. ठीक है, इवन मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो चैप्टर के सारे क्वेश्चंस निकाल लेते हैं लेकिन उनको आज तक नहीं पता चला कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं. ठीक है, तो हम 10 मिनट के लिए छोटा छोटा बैकग्राउंड्स बनाएंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे. देखिए, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हम लोग इंटर कंट्रीज के अंदर क्या गुड्स सर्विसेज को सेल परचेज करते हैं? बिल्कुल करते हैं. तो अब आप सोच के बताओ कि अगर मैंने कोई माल खरीदा है फ्रॉम यूएस, या अगर मैंने चाइना को कुछ एक्सपोर्ट करा है या चाइना से कुछ इंपोर्ट करा है, तो आप मुझे बताओ कि इन ट्रांजैक्शंस को, जो भी ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इन इंटरनेशनल मार्केट, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं इन इंटरनेशनल मार्केट में, उन ट्रांजैक्शंस को आप सेटल कैसे करेंगे? द क्वेश्चन इज हाउ यू आर गोइंग टू सेटल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस. देखिए, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस को सेटल कैसे करते हैं आप? कोई बताएगा मुझे? अगर कोई डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप सेटल कैसे करते हो? सर, बड़ा सिंपल है. अगर मान लो मुझे आज शर्ट खरीदनी है, ठीक है, मैं इंडिया में हूँ और इंडिया में ही शर्ट खरीदने जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली क्या मैं अपनी डोमेस्टिक करेंसी यूज़ करूँगा? बोलो. तो डेफिनेटली आप अपना INR यूज़ करो और आपका वो ट्रांजैक्शन सेटल हो जाता है. बिल्कुल सही. लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कोई भी काम करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर, क्या वहाँ पर भी हमें ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए हमें करेंसी चाहिए होगी? बोलो. तो इसका मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को सेटल कैसे किया जाता है? थ्रू करेंसी.
बाटर की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो अगर करेंसी चाहिए तो करेंसी दो तरह की होती है, एक होती है बेटा होम करेंसी जिसको हम डोमेस्टिक करेंसी भी बोलते हैं, और एक होती है फॉरेन करेंसी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ट्रांजैक्शन को सेटल किससे किया जाए, होम करेंसी से किया जाए या फॉरेन करेंसी से किया जाए। सी एवरीबडी लव्स कि हम लोग किससे करेंगे, होम करेंसी से करेंगे। कि सर मैं तो चाहूंगा कि भैया मेरे को आईएनआर में ही पे करना हो और आईएनआर ही मुझे रिसीव करना हो, तो मेरे लिए तो बहुत कंपैटिबल हो जाएगा क्योंकि मेरे पास आईएनआर पड़ा होता है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी। सो नाउ द क्वेश्चन इज, इमेजिन करके देखो ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो अगर मान लो इंडिया में किसी भी पर्सन को कुछ खरीदना है या कुछ बेचना है आउटसाइड कंट्री, तो वो ट्रांजैक्शन हमेशा आईएनआर में हो ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो इनफैक्ट जरूरी तो छोड़ो, ये होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ज्यादातर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको सेटल किया जाता है थ्रू दैट करेंसी, थ्रू दैट, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू दैट करेंसी विच इज डोमिनेटिंग करेंसी। जो डोमिनेटिंग करेंसी होती है, डोमिनेटिंग करेंसी होती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल देता हूं, आप समझिएगा। आप मुझे बताओ कि अगर इंडिया में हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, फ्रॉम यूएस, यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अब आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, ये जो यूएस का जो एक्सपोर्टर होगा वो क्या चाहेगा कि ये ट्रांजैक्शन सेटल होनी चाहिए किस में, यूएस डॉलर्स में, यूएस डॉलर्स में। क्योंकि आईएनआर की टर्म्स में यूएस डॉलर जो है वो बहुत डोमिनेटिंग करेंसी है, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड करेंसी है डॉलर। तो डेफिनेटली एवरीबडी लव्स टू ट्रांजैक्ट इन दैट करेंसी जिसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल जाता है, लाइक डॉलर्स, यूरोस, पाउंड एटसेट्रा। क्लियर है। अब मेरा क्वेश्चन है, इवन इफ आई वांट टू एक्सपोर्ट, मान लो इंडिया में अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है ना, सोच के देखना जरा आप, अगर इंडिया से हम कोई एक्सपोर्ट करते हैं तो हम भी क्या चाहते हैं कि हमारे पास क्या आए, डॉलर आए। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट भी फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर ओनली। कुछ बच्चे इसको रट लेते हैं कि हम एक्सपोर्ट भी आईएनआर में करेंगे, इंपोर्ट भी आईएनआर में करेंगे। नहीं, समझो मेरी बात को, हम डोमिनेटिंग करेंसी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अब दिमाग लगा के सोचो कि अगर इंडिया में, सोच के देखना जरा, अगर इंडिया में इंपोर्ट जब होता है तो उसका भी अगर सेटलमेंट इज इन डॉलर्स, और अगर एक्सपोर्ट का भी सेटलमेंट अगर डॉलर में हो रहा होगा, तो लॉजिक बताओ जरा मुझे, क्या इसका मतलब जो इंपोर्टर होगा, जो इंपोर्टर होगा, क्या उसे डॉलर बाय करना होगा? बिल्कुल बाय करना होगा, वो भी इन टर्म्स ऑफ रुपीस। और जो एक्सपोर्टर होगा, जो एक्सपोर्टर होगा उसके पास डॉलर आएगा, तो क्या उसे डॉलर को सेल करना होगा इन टर्म्स ऑफ रुपीस, राइट। सो अब आप दिमाग लगा के सोचो कि अगर हमें डॉलर को बाय करना पड़ सकता है और डॉलर को सेल करना पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ माय होम करेंसी, तो क्या देयर मस्ट बी एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड रुपीस होना चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ, क्या आपके हिसाब से इंडिया में या वर्ल्ड में बहुत जगहों पे अगर हम देखेंगे आगे जाके, क्या दो करेंसीज के बीच में, जिसमें से एक क्या हो सकती है, होम करेंसी, और दूसरा क्या हो सकता है, फॉरेन करेंसी, क्या इन दोनों के बीच में एक्सचेंज रेट होता होगा? बिल्कुल नहीं, तो ट्रांजैक्शन सेटल ही नहीं होंगी। और ये जो एक्सचेंज रेट बिटवीन दीज टू करेंसीज पाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट समझ आ गया नहीं? तो अगर कोई पूछता है फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, इट इज अ रेट बिटवीन टू पेयर ऑफ करेंसीज, यानी कि वन पेयर ऑफ करेंसी, जिसमें से मे बी वन इज माई होम करेंसी, द अदर वन इज माई फॉरेन करेंसी। और ऐसा भी हो सकता है कि दैट बोथ करेंसीज आर इन फॉरेन करेंसीज, ठीक है ना। सो उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब आप सोच के बताओ जरा कि जहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट इन्वॉल्व हो जाएगा, तो आपके हिसाब से क्या ये रेट फिक्स्ड होता होगा या ये फ्लक्चुएट होता होगा? सोच के देखो जरा।
ये फिक्स्ड होता होगा या फ्लक्चुएट करेगा? सर बिल्कुल फ्लक्चुएट करेगा। और जब ये फ्लक्चुएट करेगा तो डेफिनेटली इंपोर्टर और एक्सपोर्टर क्या दोनों के पास एक रिस्क आएगा। हो सकता है डॉलर कल को सस्ता हो जाए, हो सकता है डॉलर कल को महंगा हो जाए। ये जो फ्लक्चुएशन आ रही है, क्या ये कहीं ना कहीं एक रिस्क को जन्म देता है? बिल्कुल। अब आप मुझे बताओ, और जहां पे रिस्क आ जाती है हम बीच में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा काम क्या है? उस रिस्क को कम ऑन हेज करना, हेज करना। तो अब अगर आपसे कोई पूछे बताओ ये चैप्टर मुझे क्यों पढ़ना है, जल्दी बताओ। ये चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है विद एन इंटेंट टू लर्न हाउ टू हेज। कम ऑन, अब लिख लीजिए, आप ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए इस चैप्टर का, क्योंकि फिर उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू लर्न हाउ टू हेज वेरियस रिस्क ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। सर ये है जिस वजह से आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो आज के बाद अगर आपसे, देखो आप इतने सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, एंड ट्रस्ट मी बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम कि ये चैप्टर पढ़ते क्यों है। क्वेश्चन आते हैं सर, सारे आते हैं, क्यों पढ़ते हैं सर पता नहीं, भाड़ में जान दो सर, फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। खासकर सीए स्टूडेंट्स जितने भी हैं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं, इवन आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मुझे मालूम है कि टीचर्स क्या पढ़ाते हैं। सर वो सीधा ही क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 26, सर हो गया चैप्टर। कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों पढ़ रहे हैं। इवन बच्चे को ये भी नहीं बताया जाता स्टार्टिंग में कि ये चैप्टर आप पढ़ते क्यों, ठीक है ना। तो प्लीज लॉजिक समझने के लिए रीजनिंग ऑफ दैट चैप्टर शुड बी वेरी मच क्लियर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे पढ़ाना क्या है आपको, सो वी विल बी डिस्कसिंग द हेजिंग टूल्स। कम ऑन, मेरा पूरा चैप्टर जो फॉरेक्स मैनेजमेंट है उसमें मुझे क्या पढ़ाना है? हेजिंग टूल्स पढ़ाने हैं, सो दैट आप अपने रिस्क को ओवरकम कर सको, हेज कर सको बाय यूजिंग दोज हेजिंग टूल्स। क्लियर है? चलिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नाउ, ठीक है। तो इस चैप्टर को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब आप मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे बेटा। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1। छोटे 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 कॉन्सेप्ट्स लिखवाऊंगा मैं, और ये कॉन्सेप्ट्स जो भी मैं लिखवा रहा हूं, अगर आपने इसको मेरे साथ थॉरली समझ लिया, सर आई एम टेलिंग यू, अगर आपको चैप्टर आता है तो उसके बाद आप चैप्टर पढ़ के देखना, आपका विजन उस चैप्टर को लेकर बिल्कुल अलग हो जाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑन द टॉप होगी। आपको लगेगा कि यार शायद मैं पहले रट रहा था, लेकिन अब मुझे एक एक रीजन मालूम है कि मैं वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूं। क्लियर है या नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 सबसे पहले आप लिखेंगे जरा, कि जब भी हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, वेन एवर वी टॉक अबाउट एक्सचेंज रेट, तो इसको हम 2 रेट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है बच्चे डायरेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेट्स जब हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, वन इज डायरेक्ट, वन इज इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट रेट्स क्या होते हैं? वेयर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी is defined in number of units of home currency। जब एक यूनिट फॉरेन करेंसी की, एक यूनिट फॉरेन करेंसी की डिफाइन की जाती है इन नंबर ऑफ यूनिट ऑफ होम करेंसी। सर एग्जाम्पल क्या होगा? लिख लीजिए, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। $1 की वैल्यू 70 रुपए। जब हम इस तरह से बात करते हैं तो दैट मीन्स दिस इज अ डायरेक्ट कोट, ठीक है जी। डायरेक्ट कोट का मतलब 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज डिफाइंड इन नंबर ऑफ यूनिट ऑफ होम करेंसी। क्लियर है? ठीक है सर। लेकिन इनडायरेक्ट कोट क्या होता है? वेयर 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी को डिफाइंड किया जाता है इन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। एग्जाम्पल, 1 रुपी इज इक्वल टू $0.18, ऐसे लिख दिया मैंने। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस, दिस इज इनडायरेक्ट कोट, एंड इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कोट। क्लियर है? सो वन इज डायरेक्ट कोट, वन इज इनडायरेक्ट कोट। आई होप सो क्लियर टू एवरीवन। ठीक है सर, आई होप सो आप साथ साथ नोट कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, बच्चा कई बार कहता है सर ऐसा क्यों? सर हर चीज का रीजन है,
ठीक है, मैं फटाफट से बता देता हूँ। आप मुझे बताओ इंडियंस के लिए, देखिए हम क्या बाय करते हैं, आप मुझे बताओ आप क्या बाय करते हो। डू यू थिंक सो कि आई एम बाइंग रुपीस? नो। So I buy dollars, I sell dollars. I buy euros, I sell euros. I buy pound, I sell pound. So you tell me, for me, pound, dollar, euros, all these are currencies या फिर commodities? Commodities. एक commodity की तरह मैं इसको buy करता हूं, commodity की तरह मैं बेच देता हूं। और INR आपके लिए क्या है? रुपीस क्या है मेरे लिए? सर रुपीस आपके लिए करेंसी है। बिल्कुल सही। So now try to understand, when a person is buying a commodity या when a person is selling a commodity, तो आप मार्केट में कैसे रेट लेते हो बताना जरा। आप कभी ये बोलते हो कि 1 रुपए में कितनी टी शर्ट्स आएंगी? नहीं। आप कैसे बोलते हो? सर एक टी शर्ट कितने की आएगी, एक ट्राउजर कितने की आएगी, वन पीस ऑफ कैमरा कितने का है, एक माइक कितने का है, एक लैपटॉप कितने का है। सो दिस इज द डायरेक्ट वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। सो नाउ यू टेल मी, जब आप ऐसे बोलते हो वन कैमरा इज फॉर, सो यू आप मुझे बता दो क्या वन इज ऑलवेज इन द फ्रंट ऑफ कमोडिटी? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल उसी तरह से डॉलर मेरे लिए क्या है? डेफिनेटली कमोडिटी। सो $1 इज इक्वल टू इतना रुपीस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। सो इसलिए इसको बोलते क्या है? डायरेक्ट एक्सचेंज रेट। क्लियर है? लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो और उसको ऐसे बोलते हो भैया 10 रुपए में कितने प्याज आएंगे, 2 रुपए में कितने टोमेटोज आएंगे, 1 रुपए में कितनी शर्ट आएंगी, 100 रुपए में कितना पढ़ाओगे, डोंट यू थिंक सो दिस इज इनडायरेक्ट क्वेश्चन? यस। सो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हम लोग लेफ्ट में रख देते हैं INR यानी कि होम करेंसी। होम करेंसी कैन बी एनी अदर करेंसी ऑल्सो, बिकॉज ये जरूरी नहीं होता कि एवरी टाइम एक कंट्री इंडिया हो, है ना। हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जहां पे नन ऑफ दी कंट्री इज इंडिया, तो फिर वहां पर होम करेंसी और फॉरेन करेंसी कौन है, वो कैसे टेस्ट करते हैं, वो हम सीखेंगे। क्लियर है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, हमें समझ आ गया। वन इज डायरेक्ट एंड वन इज इनडायरेक्ट। 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी को जब डिफाइन करते हैं तो डायरेक्ट हो जाता है, और 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी को जब डिफाइन करते हैं तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे जरा सारे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में लिखना है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में लिखना है अबाउट फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट, देखिए जब हम बोलते हैं कि मुझे डॉलर खरीदना है, मुझे डॉलर बेचना है ना, डॉलर खरीदना है, डॉलर बेचना है, तो जिस जगह पे आप इसको खरीदोगे बेचोगे उस जगह को क्या बोलेंगे? फॉरेक्स मार्केट। अब नॉर्मली जब हम बात करते हैं अबाउट मार्केट्स, तो याद रखना मार्केट्स 2 तरह की होती हैं, एक OTC होती है और एक एक्सचेंज ट्रेडेड होती है। एक होती है ओवर द काउंटर मार्केट और एक होती है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। देखिए ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड में डिफरेंस क्या होता है? जब बायर एंड सेलर आर मीटिंग टुगेदर दैट इज कॉल्ड OTC, एंड जब बायर और सेलर का आपस में कोई मीटिंग नहीं होता, इट इज थ्रू सम मिडल पर्सन दैट इज एक्सचेंज, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ट्रेडेड। क्लियर है? तो इस चैप्टर में जो मुझे पढ़ाना है वो सिर्फ OTC इंस्ट्रूमेंट्स ही पढ़ाने हैं, यानी कि जो मैं इंस्ट्रूमेंट्स आपसे डिस्कस करूंगा इन दिस चैप्टर दैट विल बी ओनली ओवर द काउंटर। इसका मतलब उसके लिए कोई एक्सचेंज इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। क्लियर है? तो सर कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है? वी विल सी। अगर मान लो मुझे इस पूरे चैप्टर के अंदर मुझे आपको अबाउट फॉरवर्ड पढ़ाना है, स्वैप पढ़ाना है, तो ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है ये OTC इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है ना? तो याद रखना कि मेरे लिए इस चैप्टर में अगर आप पूछोगे फॉरेक्स मार्केट का क्या मतलब है, तो मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि मेरे लिए इस चैप्टर में फॉरेक्स मार्केट का मतलब है ओवर द काउंटर मार्केट। ठीक है? हम एक्सचेंज ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स को इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करते हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं इन द चैप्टर ऑफ डेरिवेटिव्स। तो जब डेरिवेटिव्स हम पढ़ते हैं तब हम फॉरेन एक्सचेंज के उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है सर। तो मेरे लिए इस चैप्टर में फॉरेक्स मार्केट का मतलब क्या होता है? OTC मार्केट। क्लियर है? ओवर द काउंटर मार्केट। और याद रखना ओवर द काउंटर मार्केट जो होती है ना वो टेलर मेड मार्केट भी कहलाती है। वाई इट इज कॉल्ड एज टेलर मेड मार्केट? कस्टमाइज्ड हो जाता है सब कुछ, क्योंकि जब 2 लोग मिलते हैं ना तो वो आपस में बार्गेनिंग भी करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम भी करवाते हैं, तो ये टेलर मेड मार्केट होती है। ठीक है ना? अगर आप यहाँ पर $1 खरीदने जाओगे तो $1 मिल जाएगा, 100 खरीदने जाओगे 100 मिल जाएंगे, 50 खरीदने जाओगे 50 मिल जाएंगे। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड के अंदर लॉट फिक्स हो जाता है।
आप इतने ही लॉट में काम करोगे, यही रेट मिलेगा, इस रेट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बट यस ओटीसी मार्केट के अंदर रेट्स में भी फ्लक्चुएशन पॉसिबल है। क्लियर है? ठीक है सर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3, जब भी हम किसी भी फॉरेक्स मार्केट में जाते हैं, ठीक है जी, जब भी हम किसी भी फॉरेक्स मार्केट में जाते हैं ना, तो हमेशा याद रखना, तो आप जब भी वहां पर एक्सचेंज रेट मांगोगे, आप जब भी वहां पे क्या मांगोगे, एक्सचेंज रेट, कि मुझे डॉलर का एक्सचेंज रेट चाहिए, तो आपको वो एक्सचेंज रेट दो तरीके से कोट कर सकता है। एक होता है वन वे कोट और एक होता है टू वे कोट। तो एनी फॉरेन या कोई भी एक्सचेंज रेट कैन बी कोटेड इन टू वेज। वन इज वन वे कोट एंड द अदर वन इज टू वे कोट। सर वन वे कोट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अ डॉलर इज इक्वल टू ₹70, फिनिश, खत्म, डॉलर इज इक्वल टू ₹70। सर एक बात याद रखना कि वन वे कोट जनरली कौन इशू करता है? आरएमसीज, जो रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स होते हैं, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स होते हैं दे आर ओनली अलाउड टू एक्सेप्ट द करेंसी, दे आर नॉट अलाउड टू सेल द करेंसीज। ठीक है ना? तो उनके पास आप जब भी जाओगे ना, तो यू विल गेट ओनली वन वे कोट ओनली, तो वहां पे टू वे कोट नहीं मिलेगा। लेकिन जितने भी बैंक्स हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं जो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स हैं, दे विल ऑलवेज गिव यू टू कोट्स like 70 and 71, meaning thereby they are saying we can buy also, we can sell also. So what is 70 and what is 71? ये होता क्या है? देखिए लॉ कहते हैं, ये हम लोग ऐसे बोलते हैं कि if I am the person who is accepting dollar, I am the person who is selling the dollar, तो definitely I will accept at a lower price and I will sell at a higher price. So आप मुझे बताओ ये क्या होगा? Come on, buying rate, और 71 क्या होगा? सेल रेट। इसका मतलब बैंक इज सेइंग आई एम रेडी टू बाय एट 70 एंड इफ यू वांट डॉलर आई विल बी सेलिंग यू एट ₹71। और ये जो ₹1 का जो गैप है ना, इसको हम बोलते हैं स्प्रेड। ये ₹1 मेरा जो गैप आ जाता है, दिस इज माई स्प्रेड, कि मुझे ₹1 इसमें कमाना है। क्लियर है? सो अब इसको हम थोड़ा सा टेक्निकली कैसे बोलते हैं? सर ये होता है बिड रेट और ये होता है आस्क। इफ यू विल आस्क डॉलर, वी विल गिव यू एट 71। अगर आप बेचने आए हो तो वी विल बिड एट 70। तो बिड आस्क प्राइस, कम ऑन, क्या बोलते हैं? बिड आस्क प्राइस। एंड द डिफरेंस बिटवीन बिड और आस्क इज नोन एज स्प्रेड। क्लियर है? तो आप वहां पे नोट कर लीजिए कि स्प्रेड क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्रेड? इट इज द डिफरेंस बिटवीन आस्क एंड बिड। इन दोनों का जो गैप होता है उसको बोलते हैं स्प्रेड। उम्मीद करता हूं पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है जी? तो हमें पता चल गया वन वे कोट क्या होता है, हमें पता चल गया टू वे कोट्स क्या होते हैं, हमें पता चल गया डायरेक्ट क्या होता है, हमें पता चल गया इनडायरेक्ट क्या होता है, हमें यह भी पता चल गया कि हमारा इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का इंटेंट क्या है, लॉजिक क्या है। तो लॉजिक मैंने आपको बता दिया बच्चे कि जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इंटेंशन बहुत क्लियर है कि हम किसको करना चाहते हैं? कमॉन, हम अपने रिस्क को हेज करना चाहते हैं। ये रिस्क क्यों आया? फ्लक्चुएशन की वजह से। किसका फ्लक्चुएशन? फ्लक्चुएशन इन दी एक्सचेंज रेट्स। और उसको हेज करने के लिए हम लोग बहुत सारे हेजिंग टूल्स पढ़ेंगे वन बाय वन करके, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम लोगों ने वहां तक पहुंचना है। क्लियर है? डन। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है? क्योंकि जो छोटी छोटी बातें बताई हैं वो बहुत काम आएंगी धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एंड आपको बहुत मजा आने वाला है, बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है? चलिए सर लिखो जरा, सबसे पहले लिखो जरा कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब इसमें हम क्या निकालेंगे? लिखो। अच्छा एक चीज मैं आपको नॉलेज, हालांकि मुझे मालूम है बहुत बच्चों को मालूम है ये बात, फिर भी मैं बता देता हूं। कहते हैं जो भी रेट हमें कोट किया जाता है फॉर इमीडिएट सेटलमेंट, जब हम इमीडिएट सेटलमेंट की बात करते हैं तो जो रेट आपको कोट किया जाता है उसको बोलते हैं स्पॉट रेट्स। स्पॉट रेट्स, ठीक है जी, स्पॉट रेट्स बोलते हैं। हालांकि स्पॉट रेट्स का एक्चुअल मीनिंग होता है T+2। T+2 का मतलब है कि आज मैं आपके साथ फिक्स करूंगा एंड आई विल बी डिलीवरिंग यू विद इन 2 days, सो दैट इज कॉल्ड स्पॉट रेट्स। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है आपने।
अगर आप इमीडिएट सेटलमेंट करना चाह रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट्स बोलते हैं। क्लियर है? अब कुछ बातें मैं आपसे करूंगा बहुत सिंपल सिंपल सी, देखते हैं आप कैसे आंसर देंगे। सपोज करो $1 इज इक्वल टू ₹70, ये हमारा स्पॉट रेट है। आप प्लीज कॉपी पेन खोल के बैठिएगा ताकि आपको हर चीज समझ आती रहे और आप मेरे साथ लिखते भी रहिएगा, ठीक है ना। $1.70 का स्पॉट रेट मैं आपको बता रहा हूं। आई एम टेलिंग यू दैट $1 इज इक्वल टू ₹70 इज माई स्पॉट रेट, ठीक है। अगर मैं ये कहूं इट इज एक्सपेक्टेड क्या, दैट डॉलर विल बी एट प्रीमियम ऑफ 10% इन 3 months। अगर ये एक्सपेक्टेड है कि डॉलर विल बी एट प्रीमियम ऑफ 10% इन 3 months, तो आप बता दीजिए कि एक्सपेक्टेड स्पॉट क्या होगा आफ्टर 3 months। ये बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। आज एक चीज ₹70 की है एंड वी आर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग क्या, दैट प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब डॉलर बढ़ेगा, डॉलर बढ़ेगा कितने से, 10% से। कब, विद इन 3 months। तो आपको ये बताना है कि एक्सपेक्टेड स्पॉट क्या होगा आफ्टर 3 months। वेरी सिंपल, आई एम वेरी श्योर बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया आप सबने। क्या आंसर होगा बताओ, $1 इज इक्वल टू 70 इंटू 1 प्लस आई, 70 इंटू 10%, सर 77 रुपीज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। डन, लॉक कर दें इसको, ठीक है। अब दोबारा से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 लिखेंगे जरा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि अगर $1 इज इक्वल टू लेट्स से 70 एंड इफ डॉलर विल बी एट डिस्काउंट ऑफ 5% इन 3 months, तो आपको ये बताना है व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड स्पॉट। दिस इज माय क्वेश्चन अगेन। $1.70 का ये आज का स्पॉट रेट है, ठीक है। एंड माय क्वेश्चन इज इफ डॉलर इज एट डिस्काउंट ऑफ 5%, सो यू टेल मी व्हेन करेंसी इज डिस्काउंट पे है तो इसका मतलब वो बढ़ रही है या गिर गई। बिल्कुल, डॉलर सस्ता हो गया। डिस्काउंट का मतलब क्या, डॉलर सस्ता हो गया। कितने से सस्ता हो गया, 5% से। तो आपने क्या करना है, आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, $1.70, 1 माइनस 0.05 होगा। अब माइनस क्यों आप समझ सकते हैं, बिकॉज ये डिस्काउंट पे है, इसका मतलब ये गिर रहा है, ये डिक्लाइन कर गया। तो इसको जो भी सॉल्व करके आएगा दैट विल बी द स्पॉट रेट विच इज एक्सपेक्टेड आफ्टर 3 months। आई होप सो। प्रीमियम होगा तो 1 प्लस करना है और अगर डिस्काउंट होगा तो 1 माइनस करना है। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं जो क्वेश्चन दूंगा ना, मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू गेट ट्रैप्ड इनटू दिस। आप ट्रैप होने वाले हो, ठीक है, आप ट्रैप होने वाले हो। तो आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, आपने आंसर देना है, राइट। लिखो जरा क्वेश्चन नंबर 3। अगर $1 इज इक्वल टू ₹70, दिस इज माई स्पॉट प्राइस, ठीक है। सो व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड स्पॉट आफ्टर 3 months if rupee will be at premium of 10%। ये करके दिखाओ आप मुझे फटाफट से, और चैट बॉक्स में आंसर भी लिखो फटाफट से, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हो, तभी मजा आएगा क्लास के अंदर। सी, इसको कोई बच्चों वाली क्लास मत समझना, ठीक है ना। आप जितना सिंसियरली पढ़ोगे, आई एम टेलिंग यू, आपका मार्क्स का बिल्कुल सिक्योरिटी दूंगा मैं, और आपका नॉलेज लेवल विल बी ऑन द टॉप, ये मेरा वादा है आपसे। फटाफट से आंसर दे दो मुझे। $1.70 स्पॉट प्राइस है, एंड व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड स्पॉट आफ्टर 3 months अगर रूपी विल बी एट प्रीमियम ऑफ 10%, दैट इज माई क्वेश्चन। इफ रूपी विल बी एट प्रीमियम ऑफ 10%। अब यहां पे बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, रूपी एट अ प्रीमियम ऑफ 10% को मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि डॉलर एट डिस्काउंट ऑफ 10%। कम ऑन, डॉलर इज एट डिस्काउंट ऑफ 10%। हाँ सर, रूपी प्रीमियम पे है तो डॉलर डिस्काउंट पे है। सर तो फिर मैं क्या करूंगा, $1 इज इक्वल टू 70 इंटू 1 माइनस कर दूंगा। सर गलत, गलत हो गया।
अब आपको लॉजिक समझना, ठीक है ना, ये सब मैथमेटिक्स है, सब मैथमेटिक्स है। मैं आपको पहले कुछ लॉजिक्स बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं ये कहूं फादर इज 40 years older देन सन, तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, कोई बताएगा? फादर इज 40 years older देन सन, ये इक्वेशन बनानी है, कैसे बनाओगे? सर आप ऐसे लिखोगे, फादर इज इक्वल टू सन प्लस 40, यही लिखोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर मैं लिखूं कि फादर एज इज ट्वाइस ऑफ सन्स एज, अब बताओ कैसे लिखोगे? सर हम ऐसे लिखेंगे, फादर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सन्स एज। नाउ प्लीज आपने समझना है, पापा बड़े थे लेकिन प्लस किस में करा आपने? सन में। पापा की एज ट्वाइस थी तो आपने सन की एज में 2 times कर दिया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो करेंसी प्रीमियम पे है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग करेंसी पे आप इफेक्ट दिखाते हो ताकि इक्वेशन आ जाए। तो हमने यहां पे क्या नोटिस करा, पीछे भी ध्यान से देखेंगे जरा, जब आपने कहा डॉलर विल बी एट प्रीमियम तो आपने 1 प्लस आई क्या रुपीस के साथ लगाया, तभी वो इक्वेशन बनी, बिल्कुल। फिर अगले क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा डॉलर इज एट डिस्काउंट, डॉलर डिस्काउंट पे है, तो आपने अगेन क्योंकि डॉलर डिस्काउंट पे है तो क्या 1 माइनस आई क्या आपने रुपीस के साथ लगाया, बिल्कुल। अब मुझे बताना नहीं चाहिए वैसे तो, बताओ जी, जल्दी जल्दी बता दो, इस क्वेश्चन में कैसे बताओगे? रुपी प्रीमियम पे है, कमॉन कमॉन कमॉन, रुपी प्रीमियम पे है, क्या करूं? सर अब तो बड़ा आसान हो गया, बता दो फिर क्या आसान हुआ? सर हम क्या करेंगे, अगर रुपी प्रीमियम पे है तो सर हम ना 1 प्लस तो करेंगे, कमॉन किसके साथ करेंगे लेकिन? सर डॉलर के साथ करेंगे, बहुत बढ़िया। ऑल मैथमेटिक्स, नथिंग, ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं है बेटा, ठीक है ना। आप लोगों को ये सब चीजें छोटी छोटी नहीं बताई जाती हैं, मुझे मालूम है ये बात, ठीक है ना। आप लोगों को क्वेश्चन रटवा दिया जाता है, आप भी लगे रहते हो, क्वेश्चन रट लेते हो, आपको लगता है सब कुछ आता है आपको। सर यही चीजें हैं जो आपको एक्चुअल में क्वेश्चन में बाद में दिक्कत करती हैं, लॉजिक्स ही नहीं पता आपको, रटे जा रहे हो। बताओ मुझे, अगर $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज था और अगर रुपी जो था वो प्रीमियम पे था तो बेटा 1 प्लस आई क्या मुझे डॉलर के साथ करना चाहिए था? अब आपको रटवाया जाता है कि जब भी ऐसा हो कि बेस करेंसी और काउंटर करेंसी में से, ये रटवा रहा हूं मैं, है ना, रटते हैं इसको ऐसे लोग, अगर बातें बेस करेंसी के लिए की जाती हैं तो आपने मल्टीप्लाई करना है और अगर काउंटर के लिए की जाती है तो आपको डिवाइड करना है। तो आपको ऐसे रटवा दिया जाता है कि बेटा आप ना क्या करना, इसको डिवाइड कर देना, आप मल्टीप्लाई के बजाय क्या कर देना, डिवाइड कर देना। और कई लोगों को तो मैंने ऐसे सुना है कि कॉन्सेप्ट तो बताते ही नहीं है, बस ये बोल देंगे सीए के मॉड्यूल में ऐसा किया था इसलिए आपको ऐसा करना है। सर इसलिए नहीं आप लोग पेमेंट करते हो, 20-20 हजार पे मैंने सुना पेमेंट होती है सीए के कोर्सेज के अंदर, कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल जीरो। लो जी, तो डिवाइड क्यों हुआ समझ आया? रीजन है मेरे पास। रुपी अगर प्रीमियम पे है तो 1 प्लस आई डॉलर के साथ होगा, डॉलर प्रीमियम पे है तो 1 प्लस आई रुपी के साथ होगा। जब डॉलर के साथ 1 प्लस आई होगा तो डेफिनेटली जब हम उसको लिखेंगे तो क्या वो रुपी के डिवीजन में आएगा, सिंपल, ये रीजन है हमारा। लॉक कर दो इसको, वेरी गुड। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इन कॉन्सेप्ट नंबर 4 में हम लोगों ने क्या सीखा, हेडिंग डाल दीजिए, एक्सपेक्टेड स्पॉट निकालना सिखाया है मैंने आपको। कम ऑन, क्या निकालना सिखाया है? एक्सपेक्टेड स्पॉट मैंने आपको निकालना सिखा दिया। उम्मीद करता हूं स्पॉट, एक्सपेक्टेड स्पॉट, क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 5 के अंदर, कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5 यहां पे लिखो ट्रांजैक्शन लॉस और गेन, यानी कि इसमें हम सीखेंगे ट्रांजैक्शन लॉस और गेन क्या होता है। ट्रांजैक्शन लॉस और गेन क्या होता है ये हमें सिखाएगा कॉन्सेप्ट नंबर 5। देखिए ट्रांजैक्शन लॉस और गेन का क्या मतलब है, पहले इसको प्रैक्टिकली समझते हैं।
देखिए जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना इस चैप्टर की, तो आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपोजर्स आर देयर, कितने तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो उनमें आप पढ़ोगे ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर, इकोनॉमिक एक्सपोजर, लाइक दिस। तो अभी हम ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की बात कर रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्यों आता है? जब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड एक्सपेक्टेड स्पॉट। अगर इन दोनों में गैप है, अगर इन दोनों में गैप है, किन दोनों में? स्पॉट में और एक्सपेक्टेड स्पॉट में। ध्यान रखना, स्पॉट में और एक्सपेक्टेड स्पॉट में अगर गैप आ रहा है तो वो गैप या तो लॉस होगा या फिर वो गेन होगा, ठीक है ना। तो उसको अभी हम समझेंगे थ्रू वन क्वेश्चन। आपको मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, आप पहले लॉजिक समझ लीजिए, ठीक है ना। तो स्पॉट और एक्सपेक्टेड स्पॉट का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं या तो वो गेन है या फिर वो लॉस है, ठीक है ना। तो आप ये बोलते हो, जब हम इसको थ्योरी में पढ़ाते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का मतलब द लॉस और गेन ड्यू टू फ्लक्चुएशन। कम ऑन, ड्यू टू फ्लक्चुएशन। अब फ्लक्चुएशन किसमें? आज के स्पॉट में और एक्सपेक्टेड स्पॉट में। इनमें जो फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा था उसकी वजह से जो भी हमें लॉस या गेन आ रहा था उसको हमने नाम दिया था ट्रांजैक्शन लॉस, ट्रांजैक्शन गेन, ठीक है ना। और ये जो लॉस और गेन को हम लोग बोलते हैं, जब लॉस या गेन आ रहा है तो उसकी वजह से एक रिस्क आ गया तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन एक्सपोजर भी बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। तो अब मान लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो वो कैसे अटेम्प्ट करना है आइए वो भी देखते हैं। लिखो जरा, आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखेंगे। सपोज करो एक्स लिमिटेड इंडिया में है, ठीक है। इसने ना इंपोर्ट करा फ्रॉम यूएस। आप प्लीज मेरे साथ साथ लिखिएगा, है ना, तभी आपको मजा आएगा इस चैप्टर के अंदर। एंड आई वांट कि जब आप क्लास को खत्म करो तो आप अप्रिशिएट करो इस क्लास को, ठीक है ना। मैंने बार बार बोला मुझे फॉर्मेलिटी नहीं करनी। अगर आपको पसंद आए पूरी क्लास तो नीचे कमेंट पे जरूर एक बार ही लिखिएगा, ठीक है। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अप्रिसिएशन मैं आप लोगों को, मेरा सिर्फ यही लालच है, अदरवाइज मेरे को और कोई लालच नहीं है। क्लियर है? तो आपने, और मैंने कहा जेन्युइन अगर लगे तभी करना है, अदरवाइज छोड़ देना। अगर आपको लगे कि यस मजा आ गया, आउटस्टैंडिंग सर, दिल खुश हो गया, तभी लिखना, अदरवाइज डोंट राइट एनी कमेंट, राइट। चलो, और मैंने बार बार बोला अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो मैंने नहीं लिया और आपको लगता है कि वो भी करा देते सर, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उसका कॉपी पेस्ट कर देना स्क्रीनशॉट, तो मैं डेफिनेटली वो भी नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ठीक है ना। चलिए लिखो जरा। कहते हैं एक्स लिमिटेड इंडिया में इसने यूएस से कुछ इंपोर्ट करा है, ठीक है, और उसका जो बिलिंग अमाउंट है लेट्स से वो है 2 लाख यूएस डॉलर्स, जो कि पेबल है आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है ना। 3 महीने के बाद पेबल है, पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। मैं रिपीट करूंगा, यूएस में हमने किसी से माल खरीदा है जिसकी बिलिंग हुई है 2 लाख डॉलर्स, यानी कि बिल अमाउंट जो भी था वो इन फॉरेन करेंसी था, ठीक है, और ये अमाउंट पेबल है आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि आज इसका स्पॉट रेट चल रहा था $1 इज इक्वल टू 70 रुपए, ठीक है, $1 की वैल्यू 70 रुपए चल रही थी। एंड अगर मैं कहूं कि इट इज एक्सपेक्टेड क्या, दैट डॉलर विल बी एट प्रीमियम ऑफ लेट्स से 5% इन 3 मंथ्स, ठीक है। तो आपको बताना है ट्रांजैक्शन गेन या ट्रांजैक्शन लॉस। ये मेरा क्वेश्चन है, सिंपल सा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप लिख सकते हो, पहले जस्ट राइट द क्वेश्चन। आप एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। यूएस से आपने कुछ माल खरीदा है जिसकी बिलिंग हुई है 2 लाख डॉलर्स के अंदर, जो को हमें पे करना है आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, और स्पॉट रेट दिया हुआ है मुझे, और 3 महीने के बाद क्योंकि पे करना है तो डेफिनेटली 3 महीने के बाद का स्पॉट क्या होगा वो मुझे चाहिए होगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट डॉलर विल बी एट प्रीमियम ऑफ 5% इन 3 मंथ्स टाइम। सो यू नीड टू टेल मी व्हाट विल बी द ट्रांजैक्शन गेन और ट्रांजैक्शन लॉस। लॉजिकली समझना है अब आपने, ठीक है। आप, मेरे को मालूम है कुछ बच्चे कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। जिनको नहीं हुआ या जिनसे नहीं समझ आया मैं आराम से समझाऊंगा। देखो जरा, पहले मुझे बताओ बच्चे, एक्स लिमिटेड इंपोर्टर है, यस, उसको पे करना है। अब पे करना है तो वो डॉलर को बाय करेगी, है ना, बाय करेगी। अगर वो आज बाय करती तो रेट क्या था 70। तो देखो हम इसको कैसे करते हैं,
amount in rupees if no fluctuation, अगर फ्लक्चुएशन ना होती, आराम से समझो, कितना पैसा देना पड़ता इफ देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। अगर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन ना होती, मतलब आज का स्पॉट रेट 3 महीने के बाद का स्पॉट रेट सेम होता, तो कितना देना पड़ता? सर $1 इज इक्वल टू 70, सो $2 lakh इज इक्वल टू 2 lakh इंटू 70, यही होता बिल्कुल। तो 140 लाख रुपीस हमें देना पड़ता। डन। तो अगर फ्लक्चुएशन ना होती तो मेरी लाइबिलिटी क्या 140 लाख रुपीस की थी? बिल्कुल। बट अमाउंट इन रुपी जो कि पेबल होगा आफ्टर 3 months, अगर डॉलर एट प्रीमियम ऑफ कितना था 5% हो तो कितना देना पड़ रहा है? तो आप कहोगे सर $1 इज इक्वल टू, यहां पे पहले स्टेप में आप क्या निकाल लेना, एक्सपेक्टेड स्पॉट निकाल लेना। अब एक्सपेक्टेड स्पॉट कितना होगा बताओ? सर वेरी सिंपल, $1 70 तो 0.05, सो $1 इज इक्वल टू 73.5, सो $2 lakh की जो वैल्यू आएगी दैट इज 73.5 इंटू 2 lakh। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 147 लाख आएगा। तो अब आप मुझे बता दो, अगर फ्लक्चुएशन ना होती तो मेरी लाइबिलिटी 140 होती? बिल्कुल। फ्लक्चुएशन की वजह से मेरी लाइबिलिटी 147 हो गई, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट अपनी जेब से देना पड़ रहा है? 7 लाख। और ये 7 लाख की वजह क्या है? फ्लक्चुएशन। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। तो लिखेंगे जरा लाइन, लाइन लिखेंगे, since we need to pay rupees 7 lakh extra due to fluctuation in exchange rate, so transaction loss 7 लाख रुपए आ गया। अब समझ आया ना? देखिए, अगर फ्लक्चुएशन होती नहीं तो मेरा ट्रांजैक्शन लॉस ट्रांजैक्शन गेन आता ही नहीं, लेकिन रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। क्या फ्लक्चुएशन होगी? सर बिल्कुल होगी। याद रखना, एक्सचेंज रेट तो इतना वॉलेटाइल होता है क्योंकि ये 24 आवर मार्केट है, तो इसमें वोलेटिलिटी लेवल इतना हाई है कि ये आफ्टर एवरी सेकेंड चेंज होता है। तो इट्स लाइक चेंज होना ही होना है। अगर चेंज होना ही होना है तो कई बार वो चेंज फेवरेबल होगा, कई बार वो चेंज अनफेवरेबल होगा। फेवरेबल हुआ तो ट्रांजैक्शन गेन, अनफेवरेबल हुआ तो ट्रांजैक्शन लॉस। सिंपल। समझ आ गया जी? बहुत बढ़िया। तो ये हमने ट्रांजैक्शन गेन ट्रांजैक्शन लॉस को समझा। सर एक बात बताओ, क्या इसमें गेन भी आ सकता था? हाँ। कब? अगर यहां पर मैं ये लिख देता कि डॉलर जो था वो प्रीमियम पे ना आकर किस पे आ गया? डिस्काउंट पे। मतलब डॉलर सस्ता हो गया, तो डेफिनेटली अगर सस्ता हो गया तो मुझे कम INR पे करना पड़ेगा टू गेट द डॉलर। तो ऐसे में वो मेरा क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। क्लियर है नहीं? तो वो अब आप होमवर्क में कर लेना। कैसे? सेम क्वेश्चन में आप यहां पर क्या लगा देना? डिस्काउंट ऑफ 5% लगा देना। क्लियर है? सो इफ इट इज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, मीनिंग देयर बाय डेफिनेटली यू विल बी रिक्वायरिंग लेस मनी आफ्टर 3 months यूजिंग एक्सपेक्टेड स्पॉट। और क्योंकि आपको कम पैसा चाहिए तो डेफिनेटली वहां पर आपका जो बचेगा, प्रॉफिट बचेगा, उसको हम ट्रांजैक्शन गेन का नाम दे देंगे। लॉक कर दूं? तो अब चैप्टर यहां से शुरू होता है। तुम लोगों ने क्या पढ़ा है मुझे नहीं मालूम, यहां से चैप्टर अब शुरू होने जा रहा है। अब मेरे पास रीजन ऑफ द चैप्टर आ चुका है। मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना, जो मैंने कराया उसके बेसिस पर एक नोट लिखो जरा। फ्रॉम अबव it is concluded if any foreign transaction to be settled in foreign currency, any foreign transaction which is to be settled in foreign currency
in future date will always face risk due to फ्लक्चुएशन। और ये रिस्क की वजह क्या है, कौन बताएगा? ये रिस्क क्यों आई आपके पास, बताओ? फ्लक्चुएशन की वजह से, ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स, नोन एज, कम ऑन, क्या? ट्रांजैक्शन एक्सपोजर्स। इसको हम ट्रांजैक्शन एक्सपोजर बोलते हैं बेटा, ठीक है ना? तो थ्योरी में भी अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आपको पता चल गया। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या होता है? रिस्क ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन दी एक्सचेंज रेट्स। और ये रिस्क अक्सर किन लोगों के लिए होता है? जिनको ट्रांजैक्शन को सेटल करना होता है इन फॉरेन करेंसी, और वो सेटलमेंट स्पॉट रेट पे करना है या एनी डेट इन द फ्यूचर, एनी डेट इन द फ्यूचर। तो वो लोग इस रिस्क को फेस करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। समझ आ गया क्या? In this chapter, we will learn क्या? How to hedge above exposure। चैप्टर का मतलब अब समझ आया आपको? समझ आ रही है या नहीं? तो आपको मालूम है, बातों ही बातों में मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया। देखो, मैंने आपको सिखा दिया वन वे कोट, टू वे कोट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। फिर हमने ये भी सीखा स्पॉट क्या होता है, एक्सपेक्टेड स्पॉट क्या होता है। यहाँ तक हमारा हो गया। और हमने एक टॉपिक निकालना सीख लिया, ट्रांजैक्शन गेन, ट्रांजैक्शन लॉस। और वो ट्रांजैक्शन गेन, ट्रांजैक्शन लॉस की वजह क्या है? फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन किस में? स्पॉट और एक्सपेक्टेड स्पॉट में, ठीक है ना। अगर ये दोनों रेट्स में फ्लक्चुएशन है तो डेफिनेटली एक्सपोजर आ गया। फेवरेबल हुआ तो गेन, अनफेवरेबल हुआ तो लॉस। लॉक करें? वेरी गुड। सो वी हैव कवर्ड दिस कॉन्सेप्ट नाउ। कॉन्सेप्ट का नाम था, कम ऑन, ट्रांजैक्शन लॉस, ट्रांजैक्शन गेन। अब लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 लिखिए, हेजिंग टूल्स। अब हमें समझ आएगा ये चैप्टर क्या है। हाउ वी नीड टू हेज। हेजिंग कैसे करते हैं ये मुझे सिखाना है, ठीक है ना। हेजिंग कैसे करते हैं, तो बहुत सारे हेजिंग टूल्स हैं, हम वन बाय वन करके सारे लिखवा दूंगा, समझ नहीं आएगा, एक एक करके बात करेंगे। लिखो हेजिंग टूल नंबर 1, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ये हमारा हेजिंग टूल होता है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं तो उसको आपने क्या बोलना है? इट्स अ हेजिंग टूल। ये एक हेजिंग टूल है। क्यों लेते हैं हम? लिखो जरा, इन दिस we fix exchange rate between a pair of currency today। हम लोग क्या करते हैं, एक पेयर ऑफ करेंसी के बीच में ना एक्सचेंज रेट को आज ही फिक्स कर देते हैं। फिक्स कर दिया फॉर सेटलमेंट at any time in future। फिक्स करा है, सिर्फ रेट फिक्स कर दिया, लेकिन वो रेट का सेटलमेंट हम कब करेंगे? एनी टाइम इन द फ्यूचर। सर ये क्या मतलब हुआ? देखो, कई बार ना मेरे पास भी स्टूडेंट आता है, वो कहता है कि सर एक बात बताओ, मुझे आपसे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना मुझे कब है? नेक्स्ट ईयर। बट मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि आपकी फीस ना बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ जाती है, सो आई वॉन्ट कि आप मेरे साथ ना रेट फ्रीज कर लो, ठीक है। मैं आपको कुछ पैसे एडवांस दे दूंगा, लेकिन एक्चुअल में जो ट्रांजैक्शन होगी वो आफ्टर 1 ईयर होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड रेट्स। फॉरवर्ड रेट्स। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कहलाएंगे? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पे रेट आज फ्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको बैंक ने एक फॉरवर्ड कोट ऑफर कर दिया, 3 मंथ फॉरवर्ड कोट। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, सपोज अ बैंक ऑफर्ड, हाँ जी, अगर मैं कहूं कि एक बैंक जो है वो आपको ऑफर कर रहा है
क्या बैंक ने ऑफर किया 3 months फॉरवर्ड रेट $1 इज इक्वल टू 70। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आफ्टर 3 months यू विल गेट $1 फॉर ₹70 इररिस्पेक्टिव कि आफ्टर 3 months एक्चुअल में स्पॉट क्या चल रहा है। अगर 75 है तो भी 70, अगर 60 है तो भी 70। समझ आ गया नहीं? सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? वेयर बाय यू आर फिक्सिंग योर रेट। अब बच्चा कहता है सर क्यों ले रहे हो? अरे सोचो क्या था फॉरेक्स के चैप्टर में, क्या हो रहा था? फ्लक्चुएशन। अब फ्लक्चुएशन अनसर्टन थी, कई बार फेवरेबल कई बार अनफेवरेबल। तो एक आदमी कहता है यार फ्लक्चुएशन से मेरे को ना, फ्लक्चुएशन से मुक्ति दिलाओ। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर तू चाहता है कि फ्लक्चुएशन से तू मुक्ति चाहता है तो हमारे साथ एक रेट फ्रीज कर ले, एंड दैट रेट विल बी कॉल्ड एज क्या? फॉरवर्ड रेट। समझ आ गया? दैट रेट विल बी कॉल्ड एज क्या? फॉरवर्ड रेट। क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताओ, जिन लोगों ने फॉरवर्ड हेज लिया होगा, कमॉन कमॉन, जिन लोगों ने क्या लिया होगा? फॉरवर्ड हेज, उनके लिए एक्सपेक्टेड स्पॉट का कोई मीनिंग नहीं है। कारण क्योंकि उन्होंने जब हेज ले लिया, क्या उनके लिए रेट फ्रीज हो गया? बिल्कुल। और जब आपके लिए रेट फ्रीज हो गया तो फिर आपको 3 महीने के बाद रेट क्या आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। लिखो जरा क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। ठीक है ना? अब इस टॉपिक पे क्वेश्चन लेते हैं। सपोज एक्स लिमिटेड इंडिया इंपोर्ट करती है गुड्स को फ्रॉम यूएस, ठीक है जी, और इनवॉइस वैल्यू जो है वो $10,000 $10,000 उसकी इनवॉइस वैल्यू है। ठीक है सर। सपोज स्पॉट रेट दिया हुआ है $1 इज इक्वल टू 70-71। ठीक है, अच्छा, और यहां पे एक लाइन भूल गया मैं, लिख लीजिए, पेबल आफ्टर 3 months। ये 3 महीने बाद देने हैं आपने। स्पॉट रेट दिया हुआ है $1 इज इक्वल टू 70-71, और 3 months का फॉरवर्ड भी दिया हुआ है $1 इज इक्वल टू 72-73। ठीक है ना? ये आपको इंफॉर्मेशन सब गिवन है। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट अमाउंट पेबल इन रुपीस आफ्टर 3 months। हमें 3 महीने के बाद कितना पैसा देना होगा आईएनआर की टर्म्स में, यूजिंग फॉरवर्ड हेज। यूजिंग फॉरवर्ड हेज, यूजिंग फॉरवर्ड हेज। ठीक है, यूजिंग फॉरवर्ड हेज। अब बताओ मुझे क्या करना है, इसको कैसे करना है? वेरी सिंपल। देखिए, अगर कंपनी ने फॉरवर्ड हेज ले ही लिया है तो सोच के बताओ, स्पॉट रेट का जो डाटा है क्या वो यूजलेस डाटा है? क्या करोगे इसका? कुछ नहीं। ठीक है सर। तो जब आपने फॉरवर्ड हेज ले लिया तो डेफिनेटली कि आपको फॉरवर्ड रेट पे ही ध्यान देना है, राइट? नाउ सिंस यू आर इंपोर्टर, सो यू विल बाय डॉलर, बैंक विल सेल, सो बैंक विल सेल ऑलवेज एट हायर प्राइस। सो यू टेल मी, फॉरवर्ड में भी टू वे कोट में कौन सा लोगे? 73 लोगे। सर कैसे कैसे? दोबारा बोलना। वेरी सिंपल। आई एम इंपोर्टर, आई नीड टू पे डॉलर्स, आई विल बाय डॉलर, आई विल बाय, बैंक विल सेल, so bank will sell always at high price, so high price is 73। so इसका मतलब ये हो गया कि जो अमाउंट पेबल होगा आफ्टर 3 months यूजिंग फॉरवर्ड हेज, क्या वो 73 रुपीज के हिसाब से होगा? बिल्कुल। तो 10,000 आपका पेमेंट था, 73 के हिसाब से 7,30,000 रुपीज इज द फाइनल अमाउंट विच इज पेबल बाय यू। फिनिश। लो जी, खत्म हो गया ये तो। सर बस? अरे हाँ भैया बस, फिनिश। ठीक है। अब अगर आप कहो तो मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दूं, इसको कर दूं? फटाफट से चैट पे लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, फिर मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट कर दूं, आपको और मजा आएगा। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना? आपको लॉजिक समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन 10 कर लो, 100 कर लो, 1000 कर लो, डजेंट मैटर। लॉजिक क्लियर है तो आपसे 1000 क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे, नहीं क्लियर तो 10 भी बड़े मुश्किल से होंगे। ठीक है ना? तो पूरा फोकस किस पे करना है? हमने कॉन्सेप्ट्स पे करना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड नाउ, आई गिव यू 2 minutes, आप अपने आप ट्राई करेंगे। ठीक है? आई वॉन्ट टू सी कि आप किस तरह से इसको करते हैं। ठीक है? और मैं जो वैसे क्वेश्चन दूंगा ना, उसमें मैंने एक टॉपिक वैसे कराना है, अभी मैंने कराया नहीं है।
फिर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप खुद से कुछ कर पाते हो, दिमाग लगा पाते हो। रीज़न मैं दूंगा, आप नहीं भी कर पाए तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। लिखो जरा, एक्स लिमिटेड ने इंपोर्ट करा है, एक्स लिमिटेड ने इंपोर्ट करा फ्रॉम यूएस, ठीक है ना। एक्स लिमिटेड ने यूएस से इंपोर्ट करा, इनवॉइस वैल्यू दी हुई है अगेन $10,000, जो कि अगेन पेबल है आफ्टर 3 months, ठीक है जी। स्पॉट रेट दिया हुआ है ₹1 इज इक्वल टू $0.1819 और 3 month फॉरवर्ड भी दिया हुआ है ₹1 इज इक्वल टू $0.1617, ठीक है जी। फाइंड आउट करना है अमाउंट पेबल इन रुपीज आफ्टर 3 months इफ आपने फॉरवर्ड हेज लिया हुआ है, राइट। चलो करके दिखाओ फटाफट से। सर आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, ठीक है, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, अपने आप ट्राई करना है आपने। हाँ जी, जल्दी जल्दी करेंगे बेटा फटाफट से। ओके, लेट्स ट्राई दिस नाउ। अब पता है आप कहाँ ट्रैप हो गए हो। अब देखो, कुछ बच्चों ने तो कर लिया होगा, मेरे को बहुत श्योरिटी है, बट कुछ बच्चे नहीं कर पाए होंगे। तो रीज़न आपको समझ आ रहा होगा। वैसे आपको पे क्या करना था, डॉलर, तो आपको बाय भी क्या करना था, डॉलर। अनफॉर्चुनेटली आपको कोट किसका दिया हुआ है, रुपी। यहां हम फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो अब मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं इस कोट को क्या इनडायरेक्ट कोट बोल सकता हूं, बोलो। तो मैं आपको ना तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। इसमें 1 सेकेंड एक्स्ट्रा लगता है सिर्फ, लेकिन कभी गलती नहीं होगी। जब भी आपको लेन देन करना है किसी पर्टिकुलर करेंसी में, लेकिन एक्सचेंज रेट दिया हुआ है किसी अन्य करेंसी में, यानी कि काउंटर में दिया हुआ है, तो वो इनडायरेक्ट कोट होता है। और जब भी कोई कोट इनडायरेक्ट दिया होता है ना, तो आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन कभी भी यूजर फ्रेंडली नहीं है। सर फिर क्या करें, सर इसको यूजर फ्रेंडली बनाओ। कैसे सर? सर इनडायरेक्ट कोट को डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करो, सिंपल। इनडायरेक्ट कोट को किस में कन्वर्ट करो, डायरेक्ट कोट में। सर कैसे करेंगे, आइए सीख लेते हैं। अब ये भी बच्चों को रटवाया हुआ है। सर ₹1 इज इक्वल टू 0.1617, ठीक है जी, ये दिया हुआ है आपको। अब हुआ ये कि ₹1 की वैल्यू दी हुई है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, मुझे चाहिए $1 की वैल्यू। तो आपको रटवाया गया है, पता है क्या, इसका उल्टा इधर ले आओ, इसका उल्टा इधर ले आओ। 1/0.17, 1/0.16। और लॉजिक तुम पूछ लोगे ना, इतना घटिया लॉजिक देंगे वो आपको, क्योंकि ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। और छोटा कब होगा, जब बड़ा वाला बेस नीचे आएगा, और बड़ा कब होगा, जब छोटा वाला बेस नीचे आएगा। सो थर्ड क्लास लॉजिक्स आपको दिए जाते हैं। सर लॉजिक क्या है, ये ऐसा क्यों होता है, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, उसको समझ लीजिए, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। अगर मैं इसको ऐसे बोलता, ₹1 इज इक्वल टू ₹40, 1 वे कोट है, तो फिर आप मुझे बताओ मैथमेटिकली बताओ ₹1 क्या होता। तो आप यही बोलते ना, $1/40। मतलब इन शॉर्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दो। सो अगर कोई भी कोट हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पे आना है, तो क्या हमें रेसिप्रोकल करना होता है, ठीक है। लेकिन पोजीशन क्यों चेंज हुई, ये लॉजिक समझना है हमें। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब देना। सर जितने भी लोग करेंसी में डील कर रहे हैं, वो करेंसी खरीद भी रहे हैं, करेंसी बेच भी रहे हैं। बिल्कुल सर। सोच के देखो जरा, ₹1 का बाइंग रेट, यानी कि मैं इतने में ₹1 बाय करूंगा, इन अदर वे राउंड, क्या वो डॉलर का सेल रेट है?
भाई एक चीज का बाइंग क्या दूसरे पेयर का, मतलब जो पेयर ऑफ करेंसी जो सेकंड वाली है, क्या उसके लिए सेल है? बिल्कुल है। तो आप सोचो, अगर ये रुपी का बाइंग है तो ये डॉलर का क्या होना चाहिए? सेल। और अगर ये रुपी का सेल है तो ये डॉलर का क्या होना चाहिए? बाय। सिंपल, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपके लिए ये क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ कैसे? क्या हम सबसे पहले इस इनडायरेक्ट कोट को किस में कन्वर्ट करेंगे? डायरेक्ट कोट में। तो हमारे पास किसका रेट आ गया बेटा? डॉलर का। अब फिर से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब देना। क्या ये डॉलर का बाइंग रेट है? यस। ये डॉलर का सेल रेट है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन क्या है? आप कौन हो? सर आप तो इंपोर्टर हो, तो आपको तो डॉलर खरीदना है, आपको बाय करना है। बैंक विल सेल, सो बैंक विल सेल ऑलवेज एट हाई प्राइस, सो हाई प्राइस इज दिस वन। क्लियर है? सो $1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.16 रुपीज। सो हाउ मेनी डॉलर पेमेंट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली में? सोच के बताओ। सर हमें $10,000 पे करने हैं, तो वही हम बाय करेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लो। अब कई बच्चे इसको ऐसे रट लेते हैं, 10,000 डिवाइड बाय 0.16, आंसर आ गया। सर प्लीज़, है ना, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों ने कैसे पढ़ा हुआ है, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कैसे पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। बट आपने क्या पढ़ा है और एक्चुअल में क्या होता है, आपको डिफरेंस दिखेगा, बहुत ज़्यादा दिखेगा। इसीलिए आप लोगों को फॉरेक्स का भी समझ नहीं आया। अगर समझ भी आया तो आपने रट्टाफिकेशन मारी है, ठीक है ना। ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। क्लियर है? सो लीजिए, हमारा क्वेश्चन ये खत्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ हमारा ट्रांजैक्शन गेन ट्रांजैक्शन लॉस भी खत्म हो गया, स्पॉट ट्रांजैक्शन भी खत्म हो गया, एक्सपेक्टेड स्पॉट निकालना भी आ गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी निकालना आ गया। इनडायरेक्ट कोट को वन वे में कैसे कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट में, और टू वे कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी हमें आ गया। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया? जल्दी बोलो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर मेरे ख्याल से जितना मैंने कराया, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। सो एक लास्ट टॉपिक, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं आज ही इतना हैवी कर दूं कि आपको फिर समझ ही ना आए। आई एम वेरी श्योर मज़ा बहुत आ रहा होगा आपको। अगर आ रहा है तो कमेंट कर देना, ठीक है। अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट कर देना। कॉन्सेप्ट नंबर 7 आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब आपने करना क्या है सर? सर आज आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट कराया ना, उस पर सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। सिंपली लव इट, आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो जरा। टू डिसाइड वेदर टू टेक फॉरवर्ड हेज और नॉट। लेना भी चाहिए या नहीं, हमें फॉरवर्ड करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हम डिसाइड करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 7 में। मतलब ऐसा नहीं होता कि फॉरवर्ड हमेशा बेनिफिशियल होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो कई कंपनीज क्या करती हैं, डायरेक्ट फॉरवर्ड नहीं लेती, वो कहती हैं ओके फाइन, लेट अस चेक वेदर फॉरवर्ड बेनिफिशियल है भी या नहीं है, ठीक है ना। सर कैसे चेक होगा? आइए देखते हैं, आराम से देखिएगा। आप ही कर लोगे, ठीक है ना। मैं आपको लॉजिक बताऊंगा ना, आप खुद ही कर लोगे। $1 की वैल्यू सपोज करो 70 रुपए है, ठीक है। और आपको $10,000 पेबल है, लेट्स से आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद $10,000 आपकी लाइबिलिटी में आ रहा है, ठीक है सर। अब क्या हुआ, सपोज करो अगर मैं ये कहूं, स्पॉट रेट तो मैंने दिया ही हुआ है, अगर मैं कहूं कि इसका एक्सपेक्टेड स्पॉट 72 रुपीज है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि 6 महीने के बाद वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियोज में ये कितने का हो जाएगा? 72 रुपीज का। और अगर मैं ये कहूं कि फॉरवर्ड हेज 75 का मिल रहा है, अब तुम मुझे बताओ, देखो कोई रट्टाफिकेशन नहीं है यार, तुम लोग रटते हो तभी तुम्हें समझ ही नहीं आता क्या हो रही है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने कहा आज 70 रुपये है, लेकिन तुम्हें पेमेंट करनी कब है? 6 महीने बाद। तो तुम्हें डॉलर का रेट आज का चाहिए या 6 महीने बाद का? 6 महीने बाद का। अगर आप हेज नहीं करते, इफ यू डोंट हेज, तो डेफिनेटली यू विल रिलाई ऑन एक्सपेक्टेड स्पॉट,
अब हमने एक्सपेक्टेड स्पॉट ऑन द बेसिस ऑफ आर रिसर्च पता लगाया कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियोज में डॉलर का रेट 72 से ऊपर नहीं होगा। इसका मतलब हमें ट्रांजैक्शन लॉस अगर हुआ भी तो क्या 2 रुपए का होगा पर डॉलर इंटू 10,000, तो क्या हमें 20,000 का मैक्सिमम लॉस होगा। डू यू थिंक सो कि ऐसे केस में आप जब हेज करने गए और अगर आपको 75 कोट किया गया तो डू यू थिंक सो ये फॉरवर्ड कोट आप लोगे? बिल्कुल भी नहीं लोगे। क्यों सर? अगर आपने ये ले लिया तो आपको मालूम है आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो? 5 रुपए। तो आप एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो? 50,000। बस इतना बता दो कि आपके हिसाब से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फॉरवर्ड हेज बेटर था या इट वाज नॉट बेटर एट ऑल? सर बिल्कुल बेटर नहीं था। कारण क्या है सर? सर अगर आप फॉरवर्ड हेज ले लेते तो आप देख सकते हो कि आप 50,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे थे, और अगर ना लूं तो कितना एक्स्ट्रा दूंगा? 20,000। वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियोस की बात हो रही है। सो यहां पर कंपनी क्या डिसाइड करती है? सॉरी, क्योंकि ये फॉरवर्ड रेट जो आप मेरे को दे रहे हो ये बहुत हाई है, तो हम फॉरवर्ड हेज लेना पसंद नहीं करेंगे, हम अपनी पोजीशंस को ओपन रखेंगे और जो भी रेट आएगा उस समय हम देख लेंगे। आई होप सो गेटिंग द पॉइंट। एंड अगर वर्स्ट सिनेरियोस भी हुए तो हमें मालूम है ये रेट कहां तक जाएगा? 72 तक। तो भी क्या फॉरवर्ड ना लेना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा? बिल्कुल। तो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड और नो फॉरवर्ड। तो कौन मुझे बताएगा इस कॉन्सेप्ट में एवरी टाइम हमें कंपेयर किससे करना है कि वेदर फॉरवर्ड इज बेटर और नॉट? कम ऑन, स्पॉट से? नो, फॉरवर्ड विद एक्सपेक्टेड स्पॉट से। लिख लो, लिखो। इन ऑर्डर टू डिसाइड whether forward is beneficial or not, we compare forward with expected spot। ये ध्यान रखना आपने। आपको फॉरवर्ड को किससे कंपेयर करना है बच्चे? एक्सपेक्टेड स्पॉट से कंपेयर करना है, ये ध्यान रखो, ठीक है ना। एंड देन वी विल कम टू अ कंक्लूजन कि फॉरवर्ड लेना बेटर है भी या नहीं। तो सर इसका मतलब क्वेश्चन में फॉरवर्ड तो ऑलवेज गिवन होगा, एक्सपेक्टेड स्पॉट अगर गिवन हुआ तो पिछले क्वेश्चन की तरह डायरेक्ट हो जाएगा, यस। और अगर नहीं गिवन हुआ तो क्या करना पड़ेगा बताओ? स्टेप नंबर 1 में फिर आपको पहले एक्सपेक्टेड स्पॉट निकालना होगा, फिर उसको इससे कंपेयर करना होगा, देन आपको डिसीजन देना होगा कि वेदर फॉरवर्ड हेज इज बेटर और नॉट। क्लियर हो गया नहीं? तो कॉन्सेप्ट नंबर 7 में आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो भी रेट था उसको एक्सपेक्टेड स्पॉट से कंपेयर करके मुझे बताना है कि वेदर फॉरवर्ड हेज इज बेटर और नॉट। उम्मीद करता हूं क्लियर टू एवरीवन। सो उम्मीद करता हूं 7 कॉन्सेप्ट्स मैंने कराए हैं, बहुत दिमाग खुल गया होगा आपका, ठीक है। और ये क्लास हमारी सेम टाइम 9 o'clock कल लाइव दोबारा से होगी, लेक्चर नंबर 2। नेक्स्ट यानी कि वेडनेसडे को भी दोबारा से होगी, ठीक है। सो 3 लेक्चर्स बैक टू बैक। अगर आपने मेरे ये 3 लेक्चर्स पूरे देख लिए, मैंने बार बार बोला मैं एक ही समय पे भी करा सकता हूँ, अभी भी मैं 3 घंटे की क्लास लेके ख़त्म करा सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू एक फॉर्मेलिटी नहीं करनी मुझे आपके साथ। आई वांट कि आपको पूरा अच्छे से समझ आए। तो अब आपने जितना मैंने कराया उसके ऊपर पहले क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है। फिर हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 8 से कल स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत समझ आया। अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।